हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3। तो फाइनली अब ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। पार्ट 3 में ना अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग को जो केमिकल फॉर्मूला है ना वो लिखना होता है। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। तो देखिए, केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना कंपाउंड का, वो उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसके कंपोजिशन क्या है, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं किसी भी कंपाउंड में, कितने ऑक्सीजन है, जो भी कुछ है वो हम लोग को उसके केमिकल फार्मूला से समझ में आ जाता है। केमिकल फार्मूला जो है वो इजीली हम लोग लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को पहले तो सिंबल्स याद करने होंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि सिंबल्स याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि उनकी वैलेंसीज हमको याद करनी ज़रूरी है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ याद रखनी है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज वैलेंसी। मतलब क्या होता है ना कि वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट जो शेल होता है, खैर ये अभी आपके सिलेबस में नहीं, 10th में आएगा, तो आप समझ लीजिए वैलेंसी होती है कि वो दूसरे से कितने अच्छे से कंबाइन कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। तो वैलेंसी जो है ना हम लोग को ये बताती है कि एक कंपाउंड जो है वो दूसरी चीज़ से किस तरीके से कंबाइन हो जाएगा, ये हमें वैलेंसी से पता लगता है। वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। तो मतलब वो होता है ना जैसे कि हम लोग हाथ बढ़ा करके किसी से अपना हाथ मिला सकते हैं, इसी तरीके से वैलेंसी की हेल्प से जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ सकता है। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज़ 8। जैसे कि हमें इसमें बताया गया कि ह्यूमन बींग्स के पास 2 आर्म्स है तो ऑक्टोपस के पास 8 है। तो ह्यूमन बींग एक इंसान को अच्छे से पकड़ सकता है, ऑक्टोपस के पास 8 हाथ हैं तो वो 4 लोगों को आराम से पकड़ सकता है ना, 2 हाथ मिला करके। तो यही हमें बताया गया है। इसी तरीके से हम लोग जो है फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग को 1 मान ले, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग एक इंसान को पकड़ सकता है और ऑक्टोपस 4 इंसान को पकड़ सकता है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ह्यूमन। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ह्यूमन ले लेंगे और यहाँ पे ऑक्टोपस ले लेंगे। ह्यूमन कितने इंसान को पकड़ सकता है, 1 को पकड़ सकता है। ऑक्टोपस कितने को पकड़ सकता है, 4 को पकड़ सकता है। तो ह्यूमन 1 को, ऑक्टोपस 4 को। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, OH4, है ना। इसी तरीके से अब हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे कि कैसे होता है। अब आपको ये याद रखनी है कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। चार्जेस हमने आयंस वगैरह के बारे में पढ़ा था, केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है लिखना। तो वैलेंसी किस किस की 1 होती है। 1 वैलेंसी वाले क्या क्या हैं, सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर एंड कॉपर। ये आपको याद है ना, होना चाहिए कि 1 वैलेंसी किस किस की है, सोडियम की, पोटाशियम की, सिल्वर की, कॉपर की, ठीक है। और किस किस की है, हाइड्रोजन, हाइड्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब की क्या है, 1 है। और अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन। वैसे आपको जो याद करना है ना, आपको ये वाले करने हैं, ये वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर वैलेंसी 2 किसकी है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की। अभी आपको याद करना पड़ेगा, जब आप लोग 10th में आएंगे तो आपका चैप्टर 4 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आप लोगों को वैलेंसी निकालना समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसकी वैलेंसी 2 क्यों है, बट अभी आपके सिलेबस के स्कोप के बाहर है वो। तो फिलहाल आपको याद ही करना पड़ेगा कि सोडियम, पोटाशियम इनकी वैलेंसी 1 है, कैल्शियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम और आयरन की वैलेंसी 3 होती है। इस तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं, द रूल्स जो हैं कैसे होते हैं रूल्स के लिए। वैलेंसीज और चार्ज ऑफ एन आयन मस्ट बी बैलेंस, मतलब वैलेंसीज और चार्ज हैं वो बैलेंस होने चाहिए। जब कंपाउंड होता है मेटल का, नॉन मेटल का, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटर्न फर्स्ट, ठीक है। मेटल हमेशा आगे लिखा जाता है। एग्जांपल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल। वैसे पता है ये वाला जो चैप्टर है ना, मेरे को पर्सनली ये लगता है ये 10th में होना चाहिए था। मतलब इसके आगे वाला पार्ट तो ठीक है, बट ये फॉर्मूला लिखने वाला जो पार्ट है ना, इससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी था कि कौन से मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैसे बनते हैं, नॉन मेटल्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई नहीं है। और कोई बात नहीं, आपको फिर भी थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि कैल्शियम एक मेटल होती है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होती है, ठीक है। सोडियम मेटल होती है और क्लोरीन या फिर क्लोराइड जो है नॉन मेटल होती है। तो हमेशा जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो मेटल आगे आती है और नॉन मेटल को हम लोग पीछे लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ठीक है। अब इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉली एटॉमिक आयंस, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन आयन इन अ ब्रैकेट। जैसे कि पॉली एटॉमिक है, हमने ऑक्साइड का देखा था ना, यहाँ पे देखिए ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, पॉली एटॉमिक आयन, है ना। तो इस तरीके के हाइड्रोक्साइड OH है ना,
तो इसको हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि इसमें दो एक साथ है ना, दो एक साथ है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए N और H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO है, यहाँ पे HCO है। तो जब लोग पॉलीएटॉमिक होते हैं ना, पॉलीएटॉमिक आयंस को हम हमेशा ब्रैकेट में लिख करके चलते हैं। तो ये हमारा तीसरा रूल हो गया। वैसे रूल्स वगैरह तो याद करने की ज़रूरत नहीं, करते करते अपने आप ही समझ में आने लगता है। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अब देखिए HCl का हमें फॉर्मूला लिखना है। अब हमें वैलेंसी याद होनी चाहिए। हमने देखा था यहाँ पर, ये देखिए कि हाइड्रोजन की और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी है ना, इन सब की वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। ठीक है, आपको अभी क्या करना है कि अपनी बुक में, अपने साइड में बुक खोलिए और ये वाला जो वैलेंसी वाला आपका पेपर है ना, ये वाला खोल के रखिए, और जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाती हूँ देखते जाइए। तो हाइड्रोजन HCl हमें बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, क्लोरीन हो या क्लोराइड हो, वैलेंसी 1 ही होती है। इनके फॉर्म्स होते हैं ये सारे। फिर 1 1 है, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, HCl, क्योंकि दोनों की क्या थी 1, तो HCl बन जाता है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो हमें पता है 1 होती है। अब आप पेज में फटाफट देखिए सल्फाइड की वैलेंसी क्या होती है। तो देखिए वैलेंसी 2 होती है सल्फाइड की। यहाँ पे देखिए वैलेंसी 2 है ना, किस में आ रहा है, ये इस वाले ब्लॉक में आ रहा है, तो वैलेंसी इसकी 2 हो जाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो जिसकी वैलेंसी होती है ना, हम लोग सिंबल ऊपर लिखते हैं, वैलेंसी नीचे लिखते हैं। ठीक है, सिंबल ऊपर लिख दिया हमने और वैलेंसी नीचे, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये सिंबल है, ये वैलेंसी है। तो हाइड्रोजन और सल्फाइड सॉरी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फाइड की वैलेंसी 2 है। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 2 है ना वो हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा और जो 1 है वो S के साथ आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और क्लोरीन की हम लोगों ने देखी थी 1 होती है। तो 1 जो है वो कार्बन के साथ लग जाएगा और क्लोरीन Cl के साथ लग जाएगा 4। तो हम लोग को सिंबल्स और वैलेंसी याद होनी चाहिए, तो हम आराम से बिल्कुल जो है फॉर्मूला बना सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमें बनाना हो तो हम लोगों को कैटिनेशन Mg पहले रखना होगा, क्योंकि Mg क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो Mg की वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की तो हमने कितनी बार अभी देख ली, बार बार आ रहा है, तो ये 1 होती है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Mg की देखिए क्या होता है, आपको आई क्या होगा अब तो समझ, MgCl है। तो Mg की वैलेंसी 2 है, Cl की 1 है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो Mg के सामने ऐसे करके क्या आ रहा था 1, तो Mg और Cl के सामने 2, MgCl2 फॉर्मूला बन जाएगा। दस द मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस, तो 2 क्लोरीन के आयंस बन गए यहाँ पर। और फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, मतलब एक मैग्नीशियम के लिए कितने क्लोरीन प्रेजेंट हैं, एक मैग्नीशियम के लिए 2 क्लोरीन प्रेजेंट हैं मैग्नीशियम क्लोराइड में। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बैलेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को भी एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लोरीन के 2 हमारे लगाने पड़ेंगे हमें, तभी वो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होता है तभी स्टेबल रहता है, वरना स्टेबल नहीं रहता। कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखिए एल्यूमिनियम का चार्ज 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए ये वाली थोड़ी सी स्पेशल है, Ca2 और O2 लिखे हम, है ना। तो देखिए जब दोनों के दोनों सेम है तो हम दोनों को कैंसिल करके CaO भी लिख सकते हैं। हेयर वैलेंसीज ऑफ 2 एलिमेंट्स आर सेम, यू मे अराइव एट द फॉर्मूला Ca2O2 बट वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला एज CaO। CO क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन है ना, सेम है, तो इसलिए हम लोग उसको हटा सकते हैं, 1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है और नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 होता है, तो NaNO3 इसका आ जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो दोनों 1 था, यहाँ 3 कैसे आ गया, क्योंकि नाइट्रेट का खुद का फॉर्मूला NO3 होता है, ये पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है। COH का होल ट्वाइस क्यों करा, क्योंकि हमने देखा था ना वो पॉलीएटॉमिक, यहाँ पे देखिए हमने 3rd रूल पढ़ा था कि जो पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, होल ब्रैकेट करके। तो पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है ना, देखिए ऑक्सीजन, देखिए पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस में देखिए हाइड्राइड,
हाइड्रोक्साइड जो है वो पॉलीएटॉमिक आयन है, इसलिए OH का होल टॉइस के फॉर्म में इसको लिखा जा रहा है, OH का होल टॉइस की फॉर्म में। तो बस इसमें यही बताया गया है। फिर आगे ये वाले जो हैं ये तो आप कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो देखेंगे, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बहुत सिंपल है। हाँ, ये देखिए, अब आपको NH4 था, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन था, तो जो 2 था ना, इसको पूरे के पूरे ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना पड़ेगा। जब भी पॉलीएटॉमिक आयन्स होंगे आपको ब्रैकेट के बाहर ही उसकी वैलेंसी, जो चार्ज होगा ना, चार्ज या जो वैलेंसी होती है वो बाहर लिखनी पड़ती है। तो ये हमारे हो गए। अब आपका होमवर्क है, आप लोग को अच्छे से करना है कि फॉर्मूला बनाना है आपको सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na और ऑक्साइड का होता है, ठीक है, O। अब सोडियम की वैलेंसी क्या होगी और ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होगी, ये आप लोगों को देखना है और फिर उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए, सोडियम की वैसे 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो Na2O सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे बनाने हैं। एग्जाम्पल में भी हम लोग को दे रखा है, ये सब करना है। अब देखते हैं ये वाला पार्ट, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी घुमाने वाला होता है सर, बट होता भी बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा होता नहीं है। हम लोगों ने पहले मॉलिक्यूलर आगे के सेक्शंस में डिस्कस किया है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है कि एक एटम का कितना भार होगा एज कंपेयर टू कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 का क्या मतलब है, कार्बन को हम लोग 12 भागों में डिवाइड कर देंगे और उसके एक भाग से बाकी किसी दूसरी चीज़ को कंबाइन करेंगे, तो हम लोग एटॉमिक मास कार्बन 12 एटम के मास के कंपैरिजन के बेसिस पे निकालते हैं। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, बहुत सारे एटम मिलकर के बनते हैं, तो वही वाला जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया था वो मॉलिक्यूलर मास में भी लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो सारे के सारे जो एटम्स हैं सबको सम कर दो, जितने भी एटम्स हैं ना आप सबका एडिशन कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। जितने भी एटम्स हैं सबका आप सम कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर मास आपका निकल जाता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस का सम, सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं ना, सबके सारे के सारे एटम्स का जो मास होगा उसको आप सम कर दीजिए और आपका मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सबका सम कर दो, आपका निकल आएगा मॉलिक्यूलर मास। देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट्स, है ना, रिलेटिव मास फिर हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोग को निकालना है H2O का। तो एटॉमिक मास हमें पता है हाइड्रोजन का। देखिए एटॉमिक मास की टेबल आपकी बुक में गिवन है, आपको वो याद करनी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास की टेबल आपको गिवन है, यहाँ पर है, कहाँ गई, ये रही। ये सारे के सारे एटॉमिक मासेस हैं, इनकी टेबल है, ये आपको याद करनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और अभी हमने ऑक्सीजन का देखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12। इस तरीके से ये सारे आपको याद होने चाहिए। हाँ, तो जैसे कि वाला जो न्यूमेरिकल है इसको देख रहे थे हम, तो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1। हमें किसका निकालना है, हमें H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, तो H2O है। H की वैल्यू क्या है 1, मगर H यहाँ पर 2 है, क्योंकि H2O है तो 1 × 2 और प्लस कर देंगे किससे, इसको 16 से। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, तो यानी कि 18 आंसर आ जाएगा। एटॉमिक मास निकालने के लिए जो भी चीज़ें गिवन है ना, बस उनका क्या करना है, आपको एटॉमिक मास लिखना है और सबको ऐड कर देना है। उनके सब कोई पावर वगैरह लगी हुई है, 2 लगाए 3 लगाए तो उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है बस। जैसे H2O था तो आपने H की वैल्यू क्या होती है 1, H का एटॉमिक मास 1 है और इस 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है। फिर उसके बाद O क्या है, O तो 1 ही है, तो 1 को आपने 16 से, वैसे 1 से भी नहीं करेंगे तो +16 भी लिख देंगे तो भी बिल्कुल वही बात हो जाएगी। अब हमारा HNO3, ये देखिए यहाँ पे है HNO3 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ H का एटॉमिक मास क्या है 1 है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमने देखा था 14 होता है, तो HNO3। और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो H की जगह 1 रख दिया, प्लस नाइट्रोजन की जगह क्या रख दिया हम लोगों ने 14 रख दिया, प्लस ऑक्सीजन की जगह 16 × 3 रखेंगे ना, क्योंकि देखिए O के साथ 3 जुड़ा पड़ा है, तो 16 × 3, 16 3 जा होता है 48। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे ये 14 आ गया और 16 × 3 48, इन सबको ऐड कर देंगे तो 63 यूनिट हमारा बन जाएगा।
अब आती है देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। तो फॉर्मूला मास यूनिट क्या होती है, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पूरा इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब बहुत सारे जैसे जितने भी सब्सटेंस हैं उनका सबका हम सम कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास निकल जाएगा। और बिल्कुल सेम मैनर में निकालते हैं जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ओनली डिफरेंस ये होता है कि वी यूज़ वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड इज डिस्कस्ड अबव, तो फॉर्मूला यूनिट जो सोडियम क्लोराइड की है वो ऐसे निकल जाएगी। सोडियम का होता है हमारा 23, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए फॉर्मूला यूनिट हमें निकालनी है कैल्शियम क्लोराइड की। कुछ नहीं है, उससे पहले हम लोगों ने सबको ऐड किया था, इसमें भी हम लोगों को ऐड ही करना है, कुछ और अलग करना ही नहीं है। फॉर्मूला यूनिट भी ऐसे निकालते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, बस इसमें हमारा पूरा फॉर्मूला निकल जाता है। मॉलिक्यूलर मास जैसे उसका हमें NO का निकाला था, बट ये क्या है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। तो CaCl2, तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम होता है 40 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, सॉरी पॉइंट पहले लगा दिया, 35 कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5। अब 35.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.5 × 2 होता है 70, ठीक है, सॉरी 71 होता है, 35 × 2 होता है 70, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10, 11, 3 × 6, हाँ 71 आ गया। तो ये होता है 71, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 71 होता है और एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम होता है 40, तो 40 × 71 ये हो जाता है 111 यूनिट। अब हमारा ये वाला हो गया मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह। अब हमारा थोड़ा सा बचा है चैप्टर, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी काफ़ी और टफ भी है, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में ना टाइम लगेगा काफ़ी, तो वो ना हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो ये तो 1 घंटे का पहुंच जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, तो मेरे को आपको काफ़ी अच्छे से समझाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे ना, एग्जाम्पल्स जितने भी इसमें गिवन है वो सारे के सारे हम देखेंगे। तो जल्दी आ जाएगा, इस वीडियो के तुरंत बाद ही, थोड़ी देर बाद ही वो वाला वीडियो पे मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अभी बना रही हूँ मैं जल्दी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए। और आप लोग इंटेक्स क्वेश्चंस के लिए कह रहे थे, तो मैंने सोचा हुआ है पहले आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं तो इंटेक्स क्वेश्चंस करें हम, तो क्योंकि फिर इंटेक्स क्वेश्चंस करने लग जाएंगे तो चैप्टर होने में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। सो प्लीज़ कोप विद अस, जल्दी ही हम इंटेक्स क्वेश्चन भी कवर कर देंगे। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो हैं वो तो जल्दी से जल्दी लेकर के ही आए जाएँ। तो थैंक यू।